हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। हमारा जो आज की पूरी क्लास है, हमारी जो आज की पूरी क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से रिलेटेड रहेगी। एक हमने पेपर उठाया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस टाइप की अप्रोच और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी और कुछ आइडियाज मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ABC तीन बिंदु एक वृत्त पर इस प्रकार से हैं कि जीवा AB AC केंद्र O पर आंतरिक कोण 110 और 130 डिग्री का कोण बनाता है। तो BAC का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। देखिए, हम अगर इसको मान लें, ये हमारा क्या है? वृत्त है। मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, मतलब सर्कल है ये हमारा। और एक बिंदु A यहाँ पे है, एक बिंदु B यहाँ पे है और एक बिंदु C हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तीन बिंदु हैं। अब क्या बोल रहा है? O पर क्या बनाते हैं? ये O पर AB हमारा O पर क्या बना रहा है? मान लीजिए ये O है, केंद्र है O, और ये बना रहा है 110 डिग्री का कोण। ये 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। और AC कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? AC 130 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 130 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या है? ये अगर हम ये देखें कि अगर एक राउंड होता है तो 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 एंगल बनता है। तो आधा राउंड तो हो गया, आधा और बचा है, तो 360 एंगल होगा। तो इसमें हम माइनस कर देंगे, तो 360 और ये इसको प्लस करके माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4240। तो क्या हो गया? माइनस करने के बाद 120 निकल के आया। मतलब BOC हमारी क्या वैल्यू हुई? BOC हमारी वैल्यू हुई 120 हुई, ठीक है। 120 हमारी वैल्यू हुई। अब हम सब जानते हैं, देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। ये हमारे कहने का मतलब है। परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर BOC क्या है? 120 है, तो ये हमारा आधा हो जाएगा। काहे कि इस एंगल O A से दुगुना होगा, तो A हमारा क्या होगा? आधा होगा। तो इसका आधा कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? 60। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 60, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें ओनली ये बोला गया है कि AB जो है क्या करता है? 110 डिग्री का कोण बनाता है और AC 130 डिग्री का कोण बनाता है। तो इधर का पूरा हमारा 240 निकल के आया और इधर का 120 निकल के आया। अब हम सभी जानते हैं कि जो केंद्र बिंदु पर एंगल बनता है, वृत्त के केंद्र पर एंगल बनता है, वो वृत्त की परिधि पर बने एंगल का दुगुना होता है, ये कहने का मतलब है। तो परिधि वाला तो आधा हो जाएगा, तो आधा कर दिए तो 60 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 4 है और x बाई इज इक्वल टू 45 है। तो हमको क्या बताना है? x क्यूब और बाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो x क्यूब बाई क्यूब की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि x क्यूब माइनस बाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई x माइनस बाई होता है। अब इसी फार्मूला में हम अपनी वैल्यू रखेंगे। इसी फार्मूला में हम अपनी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, x बाई की वैल्यू क्या निकल के आई? 4 निकल के आई। तो 4 की पावर 3 x क्यूब माइनस बाई क्यूब हो गया, x क्यूब माइनस बाई क्यूब। देन x बाई की वैल्यू 45 है और x माइनस बाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 चौक 16 चौको 64 x क्यूब माइनस बाई क्यूब ये हो गया, ठीक है। तो 4 3 12 इंटू 45, तो 12 पंचे 60, 12 बाई 24 36, 12 चौक 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 6 540, 48 प्लस 6
54 हो जाएगा, ठीक है। 54 हो जाएगा तो 540 ये इधर जाएगा, मतलब 64 के पास जाएगा, तो 64 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 6 4 10, 604 निकल के आया। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू 604 हो गई हमारी, ठीक है। तो 604 इसकी वैल्यू निकल के आई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ लॉजिक्स नहीं था, बट एक फार्मूला था जिसके मदद से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, इस आंसर का सोल्यूशन निकल के आ जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर 4300 रुपए 2 वर्ष में 4644 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए जो साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,104 रुपए हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि 4300 रुपए 2 वर्ष में 4,644 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, इसको 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 344, तो कट कर देंगे तो 2 कम 2 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, तो एक ईयर में वैल्यू कितनी निकल के आई, 172 निकल के आई, ठीक है। एक ईयर में 172 निकल के आई, तो हम कह सकते हैं एक ईयर में वैल्यू 172 निकल के आई, तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंटेज क्या होगा, जो ब्याज आएगा एक ईयर में और इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 4300। इस पे ना आ रही है 172 की, 172 का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 43 चौको क्या निकल के आएगा, 43 चौको 172, तो 4% हमारा क्या निकल के आया, रेट निकल के आया। अब 5 वर्ष में यही, अभी तो 1 वर्ष का रेट है, 5 वर्ष में रेट यही क्या हो जाएगा 20%। 20% की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/5 निकल के आती है। तो कहने का मतलब 5 ईयर में 5 से 6 हो रही है, तो 6 की वैल्यू 10,104 निकल के आई। तो 6 कम 6 1684 निकल के आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 1684, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1684, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 अठे 40, 41 42, 4 5 छक्का 30, 31 32 33 34, 5 3 8, 8420 हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या बोला है, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, छठवीं संख्या का 7 गुना है और इसका औसत 136 है, तो छठवीं संख्या क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, 5 संख्या है, ये लास्ट छठवीं संख्या है। तो छठवीं संख्याओं का 7 गुना है, तो अगर इसको x मान देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 7x हो जाता है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि औसत क्या होता है, औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, तो 8/8x हो जाएगा। और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, 6 टर्म है और 6 टर्म है और औसत कितना हो जाएगा 136 हो जाता है। तो इसको कट करेंगे तो 17 निकल के आएगा, 17 छांग 102, 17 गुणे 6, 17 छांग 102 निकल के आया। तो x की वैल्यू 102 हुई, तो यहाँ पे हमने छठवीं संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो इसी की वैल्यू 102 निकल के आई। तो बी हमारा आंसर निकल के आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी व्यक्तिगत रूप से कार्य जब करते हैं तो 24 दिन 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया तो 3 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य पूरा करने के लिए ए के पास आवश्यक दिन की संख्या कितनी है, ये हमको बतानी है। देखिए बी और सी ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब बी और सी, बी भी 3 दिन तक काम किया होगा और सी भी 3 दिन काम किया होगा। तो बी का 3 दिन का काम और बी कितना दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है, तो 3/15, तो मतलब 1/5, 3 × 15। ऐसे ही सी भी हमारा काम करता है, सी हमारा भी 3 दिन तक काम करता है। वैसे कितना काम करता है, 12 काम करता है, तो 3 चौक 12, तो 1/4 काम करेगा। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 4 9 बटे एलसीएम लेंगे तो 20 निकल के आया, ठीक है। 9/20 हमारा निकल के आ गया।
अब हम ये कह सकते हैं कि 9 कार्य अगर बी और सी मिलकर कर रहे हैं और टोटल कार्य 20 हो रहा है, तो बचा हुआ कार्य कितना है? 11 हुआ। बचा हुआ कार्य 11 हुआ। जो 11 कार्य बचा हो उसको कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का 11 कार्य कितने में से? 20 में से। और ए का वैश्विक कार्य कितना है? 24 का कार्य है। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 66/5 निकल के आया। तो कह सकते हैं 5 एकम 5, 5 3 15 और 13 सही 1/5 हमारा आंसर निकल के आया। आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या बोला है? एक ट्रेन क्या कर रही है? 12 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है और एक को मतलब एक प्लेटफॉर्म है या एक पुल है जिसको 170 मीटर है, जो 36 सेकंड में पार हो रहा है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? तो मान लेते हैं यल है। यल ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 12 सेकंड में पार कर लेती है। और जब ये ट्रेन जो हमारी है जब 170 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो कहने का मतलब इनकी लंबाई आपस में प्लस हो जाएगी। भाई पुल, प्लेटफॉर्म, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। तो ये हमारा 36 हो गया। ये 12 है, ये 36 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, ये 36 है। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 170। और इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 24 का अंतर हुआ। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं कि 24 मीटर की डिस्टेंस रेलगाड़ी 24 सेकंड में 170 मीटर की डिस्टेंस रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 24 सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 5 3 15, 16 17, 5 चौक 20, 34 गुणे 3। तो कट किए तो कितना आ गया? 34 इंटू 3 तो 4 3 12, 3 3 9 1 10, 10 और बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो बी हमारा आंसर सही निकल के आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार वस्तु की कीमत में इस तरह अंकित करता है, वस्तु की कीमत इस तरह अंकित करता है कि क्या होता है कि 28% की छूट देने की अनुमति देने के बाद वह 12% का लाभ चाहता है। अंकित मूल्य अगर 224 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? एमपी अपान क्या करेंगे? सीपी, कॉस्ट बाय एमपी अपान सीपी। तो ये हमारा 28% की छूट दे रहा है, तो 28% की छूट दे रहा है तो कितने में जाएगी? दो, ये हमारा 2 में 72% 72 में हमारी जाएगी। ठीक है, और जब हम को 112% का लाभ हो रहा है, मतलब 112% का लाभ हो रहा है, मतलब 112%, तो हम इसको जब कट करेंगे तो किससे कट होगा? 4 से कट करते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 अट्ठे 32। 2 से भी कट सकते हैं। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 14/9, 14/9 निकल के आया। ये अंकित मार्क प्राइस क्या है? 224 है। 14 की वैल्यू 224 निकल के आई, तो हम कह सकते हैं कि क्या निकालना है हमको? सीपी निकालना है। तो 14 एकम 14, 6 14 छंग 84 है ना, 14 छंग 84। अब 9 गुणे 16, 16 गुणे 9 या 9 गुणे 16, तो 9 की एक की वैल्यू 16, तो 9 की वैल्यू 16 गुणे 9, 16 नमा 144, 144 हमारा आंसर निकल के आया। यही हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। एमपी अपॉन सीपी, तो अगर वो चीज जो है छूट देता है तो मतलब कितने में जा रही है? 72 में जा रही है। और लाभ चाहता है तो 112 हो जा रही है। ठीक है, इसको जब हम कट किए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म 14/9 में आया। 14 की वैल्यू 224, तो
1 की वैल्यू जो हमारी 16 निकल के आई, तो 1 की वैल्यू 16 तो 9 की वैल्यू हमारी 144 हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय से 30 लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5:3 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 640 है, 640 है ना, 640 टोटल है छात्र, तो वैसे टोटल छात्र 5 3 8, टोटल छात्र कितने हैं 8, 8 अठाई 64, मतलब 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 8 निकल के आई। तो हम 5 अठे 40 मतलब 400 और 8 त्रिक 24, मतलब जो बॉयज हैं 400 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 240 है। ठीक है, 240 है। देन अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम ऐसा करते हैं कि 400 छात्र, 400 बॉयज हैं, बॉयज का पता नहीं कितने बॉयज आते हैं, तो x मान लेते हैं। देन 240 गर्ल्स हैं और इसमें 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया गया, तो कितने हो जाते हैं 14/9 हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस x बटे 270 इक्वल टू 14/9, 9 त्रिक 27 3 हो गया। तो ये क्या निकल के आया 14 14 14 14 28 14 3 42, मतलब 420 निकल के आया। तो 400 प्लस x इज इक्वल टू 420, तो 400 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 20 निकल के आएगी। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर निकल के आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या इतनी है 1005 x और 4, तो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो x के स्थान पे छोटा पूर्णांक क्या है। हम इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करते हैं। पहले सबसे छोटी नंबर 0 रखते हैं, तो 0 अगर रखते हैं तो 504, मतलब अंतिम 4 डिजिट 8 से अगर कट रही है तो पूरी नंबर भी 8 से कटेगी। 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, मतलब ये कट रही है पूरी, ये नंबर कट रही है तो ये पूरी नंबर भी कट रही है, तो मतलब हमारा 0 स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लिए हैं तो इससे कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ना कटता तो हम आगे छोटी वाली नंबर की ओर चलते हैं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से ये जल्दी आ गया। देखिए आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। तो आयत की लंबाई को बढ़ाया गया है ना, तो 5 से क्या किया गया है 6 और 7 किया गया है, और 20% कम किया गया है, तो 5 से क्या किया गया है चौड़ाई 4 किया गया है। ठीक है, अब ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, ये लेंथ ये ब्रीथ। तो हम सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 5 25 और 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, तो 25 से क्षेत्रफल 28 हो रहा है, तो मतलब 3 बढ़ रहा है, किसमें 25 में से 3 बढ़ रहा है, और हमको परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करना। 25 चौको 100 करेंगे तो 4 3 12 निकल के आएगा, तो सी हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या हो रहा है। 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5 होती है, और 20% का मान क्या होता है 1/5 होता है। तो 5 और 7, 5 से 7 हो जाएगा, बढ़ेगा ना तो 5 से 7 हो जाएगा, और ब्रीथ हमारी 5 से 4 हो जाएगी, एक घटेगी। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है क्षेत्रफल, तो 25 25 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 25 से 3 अधिक हो रहा है तो 28 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है किसमें 25 में, और हमको प्रतिशत में लाना है तो 100 का इंटू करना पड़ेगा, तो 25 चौको 100, तो 4 3 12 निकल गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड हमारे 3 पूर्णांक हैं, एक्स प्लस वाई क्या है 8 है, वाई प्लस जेड 13 है, एंड जेड प्लस एक्स 17 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का मान क्या है।
तो देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस बाई, अगर सबका प्लस कर देते हैं x प्लस बाई 8, 13 और 17 का, तो देखिए 2x प्लस बाई प्लस जेड निकल के नहीं आता है, 2 ठो x है, 2 ठो बाई है, 2 ठो जेड है, तो 2 कॉमन ले लिए हम। 13 8 21 हो जाता है, 21 प्लस 17 क्या हो जाएगा, 7 1 8 38 हो जाएगा। तो x प्लस बाई प्लस जेड और 2 से कटेगा तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 9 18, x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 19 हो गई। ठीक है, तो x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 19 हो गई और यहाँ पे x प्लस बाई की वैल्यू क्या है, 8 है ना। तो जेड की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 11 निकल के आ रही है। अब जेड की वैल्यू 11 निकल के आ रही है तो हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहा कि बाई प्लस जेड की वैल्यू 13 दी है, तो हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू 11 दी है तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 13 में 11 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगर बाई की वैल्यू दी है तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 8 है, तो बाई में रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 6। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपान बाई जेड पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स हमारा 6 36 है, बटे बाई जेड क्या है, बाई और जेड 11 दूनी 22 है। तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 18 बटे 11 आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, एक व्यक्ति उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु को बेचता है, यदि 332 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उसमें 10% कम में बेचा तो मतलब वो 90% में बेचा उसको, और जब 332 रुपए अधिक में बेचा गया, जब 300 उसको मतलब 90 से 332 रुपए अधिक बेचा गया तो उसको टोटल में से 120% का लाभ हुआ। मतलब 332 रुपए अधिक में जब बेचा गया तो तब कितना हुआ, 120% का लाभ होने का मतलब 120 हो गया। अब वैसे कितना है इसका, 90 से 120 30 हो जाता है, 30 की वैल्यू क्या निकल के आई, 332 निकल के आई। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमको पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो पूछ रहा है। तो अगर 30 की वैल्यू 332 है तो हम अगर इसमें 3 का इंटू और कर दें तो 90% और हो रहा है। ठीक है, 90% हो रहा है, तो इसमें भी 3 का इंटू करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 996 हमारा आंसर निकल गया, मतलब ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 का अनुपात है, उनकी ऊंचाई 4:9 के अनुपात में है, तो आयतन बताना है। तो आर हमारा क्या है, 3:4 रेडियस है, ऊंचाई हमारी क्या है, एच हमारी क्या है 4:9। हम सभी जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पाई रहेगा, यहाँ पाई रहेगा, तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो आर स्क्वायर एच देखना है, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 चौक 9 3 27, 9 चौक को 36 निकल के आया, 4 चौक 16, 16 नमा 144। ठीक है, तो वैल्यू 144 निकल के आई। तो इसको हम जब कट करेंगे तो 4 नहीं 36, 9 और 4 3 12, 12 13, 4 6 24, तो 9:36 है, तो 9 चौको 36, तो 1:4 निकल के आया। यही हमारा आंसर निकल के आया, तो 1:4, बी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हम ये दिया है कि x इज इक्वल टू 4a cos थीटा प्लस 5 साइन ए, बाई इज इक्वल टू 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, हमको ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटीज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो वही a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा हो, तो क्या हो जाता है,
अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पूछे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए के स्थान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 16, 4 चौक 16 प्लस बी के स्थान पे 5 दिया है तो 5 25 प्लस 25 आ जाए। 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 हमारा निकल के आया एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर की वैल्यू 41। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में होने का मतलब क्या है कि हमारा सभी पॉजिटिव में सभी होंगे, पॉजिटिव में सभी होंगे, मतलब सब पॉजिटिव में, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सब पॉजिटिव में होंगे। देन अब हम बोल सकते हैं 10 इज इक्वल टू ये 6 नीचे जाएगा तो 5/6, तो लंब बटे आधार हो गया है ना, लंब बटे आधार हो गया ये। देन अब क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं ये अगर लंब है, लंब ये है तो 5 ये हो जाएगा, आधार ये है तो 6 हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण का क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 5 25 और 6 36, तो हमारा √61 निकल के आया, मतलब कर्ण √61। ठीक है, कर्ण √61 निकल के आया। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। कैसे वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या हुआ, 8 इंटू साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण √61, कॉस 4 है, कॉस का क्या होगा, आधार बटे 6 पान √61। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का आधार बटे √61, देन प्लस का 2 इंटू और साइन का क्या होता है 5/√61। भाई लंब बटे कर्ण होता है ना, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो 61 वाला कट जाएगा पार्ट। ठीक है, तो बचेगा क्या, 5 8 40, 6 चौको 24 माइनस में, और क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा प्लस 5 दूनी 10 बचेगा। तो 16/16 निकल के आया, तो 16 से 16 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई, 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एम पैरेलल बीसी, एम जो है एम एन जो पैरेलल है बीसी के, और एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ए एन और एन सी 4:5 है। तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे हो गया। अब देखिए एम एन जो है पैरेलल है किसके, एम एन पैरेलल है बीसी के, एम एन पैरेलल है बीसी के, तो हम बोल सकते हैं कि एम बी सी एन 130 है, और ए एन और ए एन सी, ए एन जो है 4 है और एन सी 5 है। तो अगर हम क्या करें, ए एम और एन ट्रायंगल है और ए बी सी का क्या निकाले हम लोग, भुजा के बराबर होता है। तो ए एम एन का क्या होगा 4 और ए बी सी का 5 4 9 हो जाएगा, पूरा प्लस 9 हो जाएगा, 5 और 4 दोनों 9 हो जाएंगे। तो भुजा के बराबर है। अब जब क्षेत्रफल की बात आती है, जब यहाँ पे एरिया की बात आती है, तो ये जो पार्ट है भुजा वाला स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 9 81 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ए एम एन 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया, और ये पूरा पार्ट हमारा 81 हो गया। तो हम ये वाला एम बी सी एन पार्ट नहीं निकाल सकते हैं, 81 - 16, ये पूरा हमारा 81 हो गया, और ये वाला पार्ट 16 है, तो 81 - 16 नहीं हो सकता। तो क्या निकल के आएगा,
11 में से 6 जाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 11 में से 6 जाएंगे तो 11 में से 6 जाएंगे तो निकल के हमारा आएगा 6 5 11, 5 और 7 में 1 जाएंगे तो 65। 65 हो गया, ठीक है। और 65 की वैल्यू दी हुई है क्या, MBCN की जो वैल्यू है 130 है, तो 130 हमारा निकल के आया। तो 65 दूना 130, तो 16 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, 16 दूना 32, 16 दूनी 32, तो हमारा डी आंसर सही है। देखिए हमने वही काम किया, यहाँ पे 4 और 5 है तो इसका स्क्वायर लिए तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकला और ABC का क्षेत्रफल निकला। तो टोटल में 16 माइनस करेंगे तो 65 आएगा, और 65 की वैल्यू 130 दी है, तो 65 दूना 130, तो हम लोग 16 दूनी 32 मतलब AMN की वैल्यू निकाल सकते हैं, MNA की वैल्यू निकाल ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोला है कि ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC 44 वर्ग सेंटीमीटर है, DBC, ये A है, ये B है और ये C है, DBC का मध्य बिंदु है, D हमारा BC का मध्य बिंदु है और E AB का मध्य बिंदु है, E जो है AB का मध्य बिंदु है, ये E है और ये T है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया तो ED हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, BDE का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमारा E 1 है तो 1:2 के अनुपात में होते हैं, ये दोनों प्रमेय ही है, ठीक है। तो 1:2 के अनुपात में होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1:2 के अनुपात में आ गया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल BE और D है और एक हमारा ट्रायंगल ABC है, अगर इनका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्र एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भुजा का स्क्वायर, AE का 1 का स्क्वायर और ABC का 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 1/4 निकल के आया। और ABC का क्षेत्रफल दिया है 44, तो 4 की वैल्यू 44 निकल के आएगी, 1 की वैल्यू 11 निकल के, 1 की वैल्यू 11 निकल के आई, तो यहाँ पे भी BED की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं समझे तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इतना दिया है कि D BC का मध्य बिंदु है, E D A का या AB का मध्य बिंदु है, तो हम ED को मिला दिए। तो एक प्रमेय होती है कि ये जो सामने की भुजा है 1:2 के अनुपात में होती है, और क्या करेंगे हम लोग, इनका एरिया निकाल देंगे, इनका एरिया निकालने पर भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो 1/4 निकल के आया, और 4 निकल के आया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया 44, 44 क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे ABC 4 है और इसकी 4 की वैल्यू 44 हो गई, तो 4 एकम 4, 4 एकम 1 की वैल्यू 11 हो गई, तो BED की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 11 हो जाएगी, तो D हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बट मैथ्स में आ गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हम प्लस को माइनस लिखते हैं, माइनस को प्लस लिखते हैं, गुणा को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड को गुणा लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या लिख रहा है ये, 42 माइनस को प्लस लिख रहा है 12, इंटू को डिवाइड लिख रहा है 3, प्लस -8, ये डिवाइड है, डिवाइड को इंटू लिख रहा है 2, प्लस को माइनस लिख रहा है तो 15, अपान 8, इंटू को डिवाइड लिख रहा है, माइनस को प्लस लिख रहा है 4, और प्लस को माइनस लिख रहा है 9, और डिवाइड को इंटू लिख रहा है 3, ठीक है।
अब देखते हैं 3 चौक 12 हो गया तो ये हमारा क्या निकल के आया, 3 चौक 12 तो ये हमारा 46 निकल के आया भाई, यहाँ पे 4 हो गया, 46 निकल के आया। ठीक है, अब 8 दूनी 16 -15 अपान ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 4 हो जाएगा और +4 9 त्रिक 27। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 में 27 में 8 जाएंगे तो कितना, 19, माइनस का 19 निकल के आएगा, तो -15/19 निकल के आया। तो ये सी हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की पावर 2a, y की पावर 2b और z की पावर 2c है ना। तो इसको अगर हम k मान लें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k की पावर 1/2a, y इज इक्वल टू k की पावर 1/2b एंड z की पावर k की पावर 1/2c हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं x² बाई z, तो x² बाई z में रखेंगे तो k की पावर 1/2a की होल पावर 2 इज इक्वल टू बाई z का मान क्या है, बाई z का मान है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे भाई, इसका बेस सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो k की पावर 1/2b प्लस 1/2c हो जाएगा, है ना। दोनों प्लस कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया तो k की पावर 1/a इज इक्वल टू k की पावर क्या हो जाएगा 2bc और यहाँ पे b प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है तो k और k आपस में कट जाएंगे, तो आप कंपेयर करेंगे तो 1/a इज इक्वल टू b प्लस c 2bc आ जाएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 2bc इज इक्वल टू ab प्लस ac। ठीक है, ab प्लस ac। अब यहाँ पे देखिए ab प्लस ac है या ca है, तो इसकी वैल्यू 2bc है, तो इसमें रखेंगे, इस वाले मान इसमें रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2bc प्लस bc है ही अपान bc है ही, तो 3bc अपान bc, तो bc से bc हमारा कट जाएगा, तो 3 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार के कार्य को उत्पादन सबसे अधिक कमी आई है। 2016 ये है और 2017 ये है, तो किस प्रकार के कार्य को उत्पादन में सबसे अधिक कमी आई है की बात हो रही है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 4 नहीं है 36, 4 3 12। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 9 से 3 हो रहा है, तो कितना हो गया, 6 3 9, हाँ 6 से 6/9, मतलब 6 कितने में कम हो रहा है, 9 में, 6 में 6 कम हो रहा है 9 में। अब इसको इंटू करेंगे तो इंटू, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, अब ये 200/3, 66.66 सही 2/3 निकल के आया ये। तो इसका ये हो गया, इसको जब ये तो बढ़ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसका देखो 11 और 10 की बात हुई, तो ये भी काम नहीं होगा, एक बढ़ा 11 में इंटू, एक बढ़ा 11 में इंटू 10, 11 नहीं 99, तो कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा यही बढ़ रहा है। अभी इसकी बात हुई तो ये क्या हो गया, इसको भी कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 19 है। फिर क्या हो गया, 11 हो गया, तो 8 कम हो गया ना, 8 किस में कम हुआ, 19 में, तो ये भी उतना नहीं है, 800/19, तो क्या हो गया 19 पंचे 90 होता ना, तो ये नहीं होगा, 6 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, खत्म काम, इसका भी नहीं है, ये भी नहीं, सबसे
ज्यादा कमी इसमें हो रही, ए वाले पार्ट में हमारी कमी हो रही, तो हमारा सी आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, 2012 और से 2016 में कुल कारों के प्रतिशत में वृद्धि हुई। कुल कारों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? 2012, और ये 2012 है और ये 2016 है, तो ये क्या हुआ, 0 से 0 कट गया तो कितना है, 6 में 6 12 में बढ़ रहा है, 12 में 6 जो है 12 में बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, इसको कट करेंगे तो 1/2 इंटू 100, तो 50% हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 2013 और 2014 को एक साथ रखा जाए तो 2 वर्षों में किस प्रकार की कारों का उत्पादन 25%, कुल कारों का 25%, कुल कारों का 25% का मतलब 2013 और 14 की बात हो रही है ना, कुल कारों का 25% का मतलब क्या है, ये दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 0, 7 3 10 2 300 हो जाएगा, और 300 का 25% क्या है, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 20 75 है। अब इन कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं उनका प्लस करने पर 75 आए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये हमारी निकल के आई 4 3 7, तो हमारी कौन सी, डी पार्ट में, डी हमारा सही पार्ट है, डी 4 3 7 75 निकल के आया, तो बी सी डी डी, हाँ ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2015 में उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% किस कार का है? 2015 की बात हो रही है, उस कार का 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 5 दूनी 10, 20%, मतलब 20 की वैल्यू पूछ रहा है, 20, तो 20 का ई है भैया, ई हमारा है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं कल एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ।